हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब और हरियाणा राज्य के बीच चल रहे जल विवाद के बारे में। दरअसल पंजाब राज्य के द्वारा हरियाणा को दिए जाने वाले पानी में भारी कटौती कर ली गई है, जिस वजह से दोनों राज्यों के बीच ये विवाद अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो आइए जानते समझते हैं कि ये विवाद किन किन मामलों में खास है और क्या है इससे जुड़ी हुई खास चीजें। सबसे पहले देखते हैं हम हमारी न्यूज, और हमारी न्यूज का कहना है वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, व्हाट हैपेंड व्हाई। तो सारी बातें हम लोग जानेंगे समझेंगे, और क्लास में क्या क्या शामिल है आज हमारी चर्चा में। क्यों पंजाब हरियाणा जल विवाद, वर्तमान स्थिति के कारण, बांधों की स्थिति, प्रभाव, ऐतिहासिक स्थिति और यमुना सतलुज नदी जोड़ो परियोजना, ये सब चीजें हम लोग अपने आज की क्लास में जानेंगे समझेंगे। तो सब कुछ जानने समझने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। दरअसल स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए एक खास बैच शुरू करने का फैसला किया है, और जो बैच है P2I बैच। P2I बैच का मतलब क्या है? दरअसल ये बैच आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों इस तरह की अच्छी तैयारी करवाएगा, और इस बैच में वो सभी सुविधाएं शामिल है जो आप लोगों की तैयारी को बहुत ज़्यादा अच्छा और आसान बना सकती हैं। यहाँ आपको कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे, और साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। इसके अलावा आप लोग को प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल सुविधाएं भी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप मंथ में जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको 11,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेस्ट कोर्स है और आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकता है। अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं या फिर स्टडी IQ के किसी और कोर्स में भी एनरोल होना चाहते हैं तो उस दौरान आप लोग बेस्ट डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं, और वो कोड है KL Live कोड से। जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, ये बैच आप लोग को बेस्ट डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा 31,999 रुपये में। और इसके साथ ही आपको एक खास बात ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग कोर्स में एनरोल रह करके प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं तो ये समझिए कि आपकी जो पूरी फीस है ये आपको वापस की जाएगी, और साथ साथ आपको मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाएगी। तो ये कोर्स शुरू हो रहा है 5 मई से शाम 6 बजे। ये इवनिंग बैच है हमारा, तो जल्दी से आप लोग खुद को एनरोल कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इससे जुड़ी सारी बातों को। तो देखिए, पंजाब सरकार ने पहली बार भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिल रहे पानी में कटौती कर दी है, और इससे दोनों राज्यों के बीच टकराव चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी। तो क्या क्या हुआ है दरअसल वर्तमान मामला, से जुड़ी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, दरअसल जो भाखड़ा नहर है वहां से पानी के आवंटन के लिए एक मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ, जिसे कहा जाता है भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड या फिर भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड। अब इस प्रबंधन बोर्ड की ही जिम्मेदारी होती है कि सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी मिले, या जो समझौता हम लोगों ने कर रखा है उस समझौते के अकॉर्डिंग सब लोगों तक पानी पहुंच जाए, यानी कि राज्यों तक पानी पहुंच जाए। अब यहीं से ही हरियाणा और पंजाब के लिए पानी जाता है, और साथ साथ इसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है। तो इन 3 राज्यों को पानी किस प्रकार दिया जाता है, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के पास ही है। और ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड काम करता है केंद्रीय बिजली मंत्रालय के अधीन, लेकिन इसमें पंजाब के साथ हरियाणा के भी अधिकारियों की तैनाती की जाती रही है। अब तक ये स्थिति रहती है। ठीक है, तो भाखड़ा डैम में हरियाणा का लगभग 32% हिस्सा है, और उसे 4.4 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मतलब मिलता है या मिलना चाहिए। इसके अलावा एक खास बात देखने वाली ये भी है कि अक्सर जब कभी भी बर्फ मई के शुरू में ही पिघल जाती है तो पानी पहले से ही आना शुरू भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित तिथि है, अगर बर्फ पिघलने लग जाती है तो उससे भी चीजें आगे बढ़ जाती हैं। तो मामला पूरा ये बना हुआ है कि भाई भाखड़ा डैम की स्थिति में हरियाणा का जो हिस्सा है वो लगभग 32% है, और 4.4 मिलियन एकड़ फुट पानी यहाँ से मिलना चाहिए हरियाणा को। ये हरियाणा का हिस्सा बन जाता है, और वहीं पानी जो है वो पहले भी फ्लो हो जाता है अगर बर्फ पहले पिघल जाती है। हालांकि भाखड़ा डैम की खास बात यह है कि, यानी कि इस बांध की एक खास बात यह है कि इस बांध के लिए पूरे की पूरी एक समय सीमा निर्धारित है पूरे वर्ष की, जिसके अकॉर्डिंग सारा काम चलता है। तो देखिए, पूरे वर्ष के अंदर जो एक पर्टिकुलर इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो टाइम पीरियड रहता है 21 मई से 20 मई तक का, यानी कि पूरे के पूरे इस डैम में पानी को इकट्ठा होने और पानी के बहाव की पूरी अवधि रहती है। लेकिन ये जो पूरी की पूरी अवधि है 21 मई से 20 मई तक की, इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। 21 मई से 20 सितंबर तक की जो अवधि है उसको कहा जाता है डैम वाटर फिलिंग पीरियड, यानी कि इस पीरियड के दौरान यह तय किया जाता है कि जो डैम है उस डैम में पानी की मात्रा अच्छे से भरी जाए, इकट्ठी की जाए। लेकिन वहीं अगर बात करें कि राज्यों को पानी कब दिया जाता है तो उसके लिए समय कहा जाता है वाटर डिप्लीशन पीरियड, यानी कि इस दौरान राज्यों को पानी बांटा जाता है। तो ये अवधि रहती है 21 सितंबर से 20 मई की। हालांकि थोड़ा समय ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ये निर्धारित है, तो परिस्थितियों के हिसाब से चीजें ऊपर नीचे हो जाती है और राज्यों के बीच वाटर शेयरिंग इस प्रकार से चलती है। बट जो निर्धारित चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होता है, क्योंकि समझौता पहले ही किया गया है। अब दरअसल इसी समझौते के तहत, यानी कि इस डैम के लिए जो समझौता है राज्यों के बीच जल आवंटन का, उसमें हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया है कि पंजाब सरकार हरियाणा राज्य के लिए 9500 क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ेगी।
यानी कि इतना पानी प्रतिदिन दिया ही जाएगा हरियाणा को। लेकिन बीते कुछ समय से पंजाब राज्य ने चीज़ों को बदल दिया है और 9500 क्यूसेक की जगह अब प्रतिदिन केवल 4000 क्यूसेक पानी ही दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मुख्य कारण है वही बन गया है ये दोनों राज्यों के बीच विवाद का। हालांकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में पंजाब राज्य के अपने कुछ कारण है। पंजाब का ये कहना है कि देखिए जी, मेरे पास फिलहाल पानी नहीं है, एक्स्ट्रा पानी की जो स्थिति है वो कम हो गई है, जिन बांधों से पानी आता है वो पानी भी फिलहाल वहाँ पे काफ़ी घट गया है, और इसके अलावा हम लोग राज्य के अंदर जो हमारी संरचनाएं हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं, नहरों के ऊपर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं वो ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं, भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं और नहरों से उन तक पानी नहीं पहुँच रहा, तो उस पर भी पैसा खर्च किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर पता चल रहा है कि हरियाणा अपने हिस्से का जो 4.4 मिलियन एकड़ फुट पानी है, ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना पानी मार्च तक ले चुका है। तो उसकी जो आवश्यकताएं थी वो हम लोग पहले ही पूरी कर चुके हैं, अब पानी नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, ऐसा पंजाब का कहना है। और इसी वजह से वो अपनी जो स्थिति यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई हरियाणा अपना पानी ले चुका है, तो उसके बाद वो अब 4000 क्यूसेक पानी ही उसको दे रहा है। तो यहाँ पर एक मामला निकल के ये भी आया, यानी कि हरियाणा की सरकार तो ये कह रही है कि 9500 क्यूसेक पानी दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। लेकिन पंजाब का ये कहना है कि देखो, जो निर्धारित पानी है वो तो आप मार्च तक इस्तेमाल कर चुके हो, अब तो जो पानी आपको दिया जा रहा है वो एक्स्ट्रा में दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों में कॉपरेट ही करना चाहिए। तो ये मुख्य विवाद बन चुका है दोनों राज्यों के बीच और इस प्रकार की स्थिति चल रही है। हालांकि पंजाब का ये भी कहना है कि भाई जो बांध की स्थिति है वो फिलहाल अपने निर्धारित जो उसकी स्थिति रहती है उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही है। तो 3 मुख्य बांध हैं जो दोनों राज्यों के बीच चर्चा में आ रहे हैं, और उन बांधों की स्थिति यहाँ पर भी चर्चा में आ रही है। तो देखिए 3 बांध है, एक है रणजीत सागर बांध, दूसरा है भाखड़ा नागल बांध और तीसरा है पोंग बांध। तो यहाँ पर इन तीनों बांधों के लिए कहा जा रहा है कि तीनों बांधों के अंदर जल स्तर में काफ़ी कमी फिलहाल देखी जा रही है। पिछले साल की तुलना जो रंजीत सागर बांध है वो 39 फीट कम के स्तर पर है, वहीं पोंग बांध जो है वो 24 फीट नीचे फिलहाल अपनी स्थिति में मौजूद है। तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पर देखी गई है कि पिछले साल की तुलना यहाँ नदियों, ये जो बांध है इन बांध के मामले में काफ़ी गिरावट आई है जल स्तर के लिए। अब तीनों बांधों की स्थिति क्या चल रही है, तो देखिए पहले बात करते हैं पोंग डैम की, यानी कि पोंग बांध की। तो पोंग बांध का जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल है 1306 फीट का, लेकिन 1306 फीट होने के बाद पता चल रहा है कि पिछले साल की तुलना ये जो बांध है वो 40 फीट के स्तर पर नीचे पहुंच गया है, और वही मतलब 40 फीट नीचे स्तर पर फिलहाल ये चल रहा है। और ये जो नहर है यह मेन व्यास लिंक की नहर है, और इस नहर से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूट है वो रहता है राजस्थान फीडर, यानी कि सरहिंद फीडर, और साथ साथ सिरसा और फतेहाबाद और हिसार। ठीक है, तो ये सारे के सारे मुख्य पॉइंट है जहां तक इसके माध्यम से पानी पहुंचता है। वहीं बात करें दूसरे बांध की, जो रंजीत सागर बांध है, यहाँ पर ये पठानकोट पंजाब में मौजूद है। इस बांध का जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल है 1643.73 फीट का। हालांकि ये जो डैम है, ये डैम भी पिछले साल की तुलना थोड़ा घटे हुए स्तर पर है, और यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है वो पता चल रहा है कि 22.97 फीट स्तर यहाँ पर कम हो चुका है। इस डैम से कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो मेन व्यास लिंक पंजाब के माधोपुर, हरी के पत्तन, व्यास सतलज पॉइंट और भाखड़ा नहर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर वाटर शेयरिंग यहाँ से होती है। इसके अलावा भाखड़ा नागल बांध की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इसका जो वाटर लेवल है वो रहता है, वो है मतलब टोटल 1669.49 फीट, यानी कि 1669.49 फीट का इसमें वाटर लेवल है। लेकिन पिछले साल की तुलना ये अभी 11 फीट कम के स्तर पर चल रहा है, और यहाँ से पानी पहुँचता है भाखड़ा नागल, भाखड़ा मेन लिंक कैनाल, मूनक हेड, वर्कस, वेस्टर्न यमुना कैनाल, हरियाणा के इन जिलों में सप्लाई होती है खासतौर पर, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक और कैथल, जिंद शामिल है। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जो से कनेक्टेड हैं और अलग अलग पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। अब इन तीनों ही बांधों के मामले में जैसा कि पंजाब का कहना है कि पिछले साल से स्तर घटा हुआ है, और वो हमें यहाँ पर भी पता चल रहा है कि कितना कितना स्तर पिछले साल से किस किस का घटा हुआ है। अब इस घटे हुए स्तर के कारण आपने क्या किया है कि 2 कारण बता दिए, भाई पानी पहले तो पर्याप्त नहीं, और दूसरा ये है कि हरियाणा पर्याप्त पानी मार्च के महीने तक ही ले चुका है, जो भी हम लोगों के बीच समझौता है उसके हिसाब से। अब हम लोग ये बात करते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पानी की कटौती की गई है, उस पानी की कटौती के बाद हरियाणा राज्य किस स्तर तक प्रभावित हो सकता है। तो देखिए दरअसल ये पानी की स्थिति जो है वो हरियाणा राज्य के 6 जिलों पर सीधा असर डालेगी, जिसमें कैथल, जिंद, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा शामिल है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पेयजल और सिंचाई से जुड़ी हुई सारी मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भाखड़ा नहर से जो पानी आता है वो पेयजल और सिंचाई में खासतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से पता चल रहा है कि जिंद में वॉशिंग स्टेशन जो है वो फिलहाल बंद करने का आदेश दे दिया गया है, और हिसार के अंदर जो टैंकर के पानी की सप्लाई होती है उसके रेट को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। अभी तक धान की बुआई का सीजन तो नहीं चल रहा है, लेकिन धान की बुआई के अलावा फिर भी मामला यहाँ पर यह है कि
हरियाणा के अंदर कपास की खेती अच्छे से होती है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, हिसार और भिवानी के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो कपास की खेती के लिए इनको पानी चाहिए और यहाँ पर ये कपास की खेती बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। और ठीक इसी प्रकार का मामला हमें यहाँ पता चल रहा है कि भाखड़ा नागल जो है हमारा डैम, उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं और उसके अलग अलग ब्रांचेज जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पानी भी पहुंचाती है। और भाखड़ा नागल जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। ठीक है, तो भाखड़ा की जो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज से कहाँ कहाँ पानी पहुंचता है, यहाँ अब हम लोग देखते हैं। तो भाखड़ा की कौन कौन सी ब्रांच कहाँ कहाँ पानी पहुंचा रही है, तो देखिए भाखड़ा की जो ब्रांचेज है उसमें कैथल ब्रांच, जिंद ब्रांच, हिसार ब्रांच, भिवानी ब्रांच, फतेहाबाद ब्रांच, सिरसा ब्रांच और सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैथल ब्रांच जो है वो शुरू होती है कैथल जिले के पास कहरपुर गांव से और पानी पहुंचाती है पूरे कैथल और करनाल और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में। ठीक है, जिंद ब्रांच की बात करें, जो भाखड़ा के एक और ब्रांच है, ये शुरू होती है कैथल में और पानी पहुंचाती है जिंद, रोहतक, झज्जर में। ठीक है, हिसार ब्रांच की बात करें तो इसका पानी का वितरण कहाँ होता है, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद में। भिवानी ब्रांच की बात करें तो उसका वितरण होता है पूरे भिवानी में, चरखी दादरी में, महेंद्रगढ़ के कुछ हिस्सों में। फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद, टोहना और भूना में पानी पहुंचाता है। सिरसा ब्रांच भाखड़ा नहर का एंड पॉइंट होता है और सिरसा, डाबली, एलनाबाद और रानियों के इलाके में पानी पहुंचाता है और सब डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी रहती है कड़ेला, बेगू, जलालाबाद ब्रांच तक। ठीक है, तो ये सारा का सारा मामला जो है वो भाखड़ा की ब्रांचेस का है कि भाखड़ा की जो ब्रांचेस हैं वो इसके मतलब जो नहर की ब्रांचेस वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पानी पहुंचा रही हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम ये समझते हैं कि जो समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इस समस्या का हल कैसे ही किया जा सकता है। तो देखिए सबसे अच्छा मामला जो है वो यहाँ पर यह रहता है कि दोनों राज्य आपस में बैठें और बातचीत कर लें और चीज़ों को डिस्कस कर लें। हालांकि सबसे पहले मामला तो ये रहेगा कि भाई डिस्कस कर लें और भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का संचालन जो होता है वो उसके माध्यम से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा लें। ठीक है, हालांकि लेकिन फिलहाल दिक्कतें चल रही हैं। दिक्कत इस प्रकार से है कि जो मैनेजमेंट बोर्ड है इस पूरे मामले के लिए, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड, उसने फिलहाल इस बारे में लेटर भी आगे भेज दिया है मंत्रालय को और बता दिया है कि ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये विवाद और ज़्यादा बढ़ता है दोनों राज्यों के बीच, तो फिर इस मामले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और पहले चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं की गई तो फिर इस दौरान प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर आदेश दे सकते हैं कि क्या क्या काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री के पास शक्तियां हैं क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 257 में यहाँ पर ये शक्तियां मिली हुई है कि कभी भी राज्यों के बीच डिस्प्यूट होगा तो केंद्र सरकार आदेश दे सकती है और चीज़ों को मानना भी जरूरी है। तो केंद्र सरकार जो भी इंटरफेयर करती है, जो भी आदेश देती है, उस मामले में फिर इनको मानना भी होगा। हालांकि हम लोग ये भी देखते हैं कि भारत के कई राज्यों के जल विवाद पहले ही हमारे न्यायालय के अंदर लंबित पड़े हुए हैं, वहां पर भी चीज़ें पूरी तरह सुलझाई गई नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्थिति जो है वो वर्तमान में है कि क्या क्या कैसे चल रहा है। हालांकि इन दोनों के बीच का जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। जिस समय वर्ष 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था और हरियाणा राज्य अलग बनाया गया था, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इन दोनों राज्यों के बीच में पानी को लेकर के विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद कुछ समझौते हुए और समझौते के तहत चीज़ें डिसाइड की गई कि क्या क्या किया जाए। और समझौते के बाद एक खास परियोजना जो सामने आई वो आई थी सतलज यमुना नदी जोड़ो परियोजना। तो आइए कुछ समझौतों की बात कर लेते हैं और कुछ परियोजना की बात करते हैं कि आज क्या स्थिति में सब कुछ चल रहा है। तो विवाद शुरुआत से ही था। ठीक है, शुरुआत से विवाद होने के बाद 1981 में समझौता भी हो गया था कि ठीक है कुछ कुछ हिस्सा बांट लेंगे और तीनों राज्यों के लिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तीनों के लिए चीज़ें डिसाइड हो गई थी। पर उसके बाद मामला काफ़ी आगे मतलब चीज़ें जो थी वो सॉर्ट आउट होकर के नहीं चली और हम लोग देखते हैं कि सतलज यमुना नदी जोड़ो परियोजना इस मामले में फिर चर्चा में आती है। 8 अप्रैल 1982 को उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो सतलज यमुना नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ करती हैं और शुभारंभ किया जाता है पटियाला जिले के कपूरी गाँव में। हालांकि इस दौरान इस नदी जोड़ो परियोजना के लिए फैसला किया गया था कि इसके अंदर 214 किलोमीटर की लंबी नहर बनाई जाएगी। इस नहर का 122 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब के पास होगा और 92 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा। हालांकि ये चीज़ें सोची तो गई थी, लेकिन इस दौरान इस पूरे समझौते के तहत पंजाब के शिरोमणि अकाली दल को चीज़ें अच्छी नहीं आई और उसने इस दौरान प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई सरकार की चीज़ें ठीक नहीं है। तो चीज़ें जब इसकी आगे बढ़ी तो 1985 में प्रधानमंत्री हमारे बन जाते हैं, मतलब प्रधानमंत्री गद्दी पर रहते हैं हमारे राजीव गांधी साहब। तो 1985 में प्रधानमंत्री गद्दी पर राजीव गांधी साहब रहते हुए अकाली दल से बातचीत करते हैं और अकाली दल के प्रमुख नेता हरिचंद सिंह लोंगोवाल से मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है आपके विवाद का समाधान किया जाएगा, हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान, क्योंकि पानी जो था वो पंजाब अधिक मांग रहा था कि हमें ज़्यादा पानी चाहिए, समझौते के तहत इसकी चीज़ें इसको ठीक नहीं लग रही थी। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर आश्वासन दिया गया राजीव गांधी के द्वारा और आश्वासन मिलने के बाद में राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी बालकृष्ण अराड़ी की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण बनाया जिसको नाम दिया गया था अराड़ी न्यायाधिकरण। अब अराड़ी न्यायाधिकरण ने अपनी सिफारिशें पेश की और ये बताया 1987 में कि पंजाब और हरियाणा को जो पानी मिलना चाहिए वो पंजाब को मिलना चाहिए 5 MAF और
हरियाणा को मिलना चाहिए 3.83 MAF। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सिफारिश कर दी कि जी इस प्रकार से पानी मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी बातें तो यहाँ पर फाइनल हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग चीजें फिर आगे बढ़ने लगी। तो ठीक है, सिफारिश हो गई। अब इस दौरान जो कैनाल इन लोगों ने फाइनल की थी, उस कैनाल की स्थिति क्या थी? तो कैनाल को लेकर के भाई जो अलग अलग हिस्से थे दोनों राज्यों के पास में आए थे। अब 214 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी लंबी नहर होने वाली थी, और इसका जो रूट रहने वाला था वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला था, यहाँ से लेकर के ये इस प्रकार, यानी कि ये जो हिस्सा है ये हिस्सा इसका पूरा पंजाब राज्य में, यहाँ से ये एंट्री करेगी हरियाणा राज्य में और जाकर के ये जुड़ जाएगी करनाल में। ठीक है, तो करनाल से ये लिंक थी और जा रही थी ये जो हमारा नागल डैम है उसके पास तक। ठीक, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो थे आपस में कनेक्ट कर रहे थे इसको, और इस प्रकार से पूरी की पूरी नहर जो ये तैयार की जानी थी सतलुज और यमुना के बीच में, ताकि पंजाब और हरियाणा के बीच के जो हिस्से हैं उन सभी हिस्सों को लाभ मिल सके। हालांकि शुरुआत जो थी वो तो इंदिरा गांधी कर चली गई। ठीक है, उन्होंने कर दिया था उद्घाटन, लेकिन उद्घाटन किए जाने के बाद जो चीजें थी वो आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि पंजाब में पहले ही विरोध चल रहा था और वहीं पंजाब के अंदर उग्रवादी आंदोलन ने इस मामले में और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर दी। हालांकि ये भी देखने में आया कि 1990 में चीफ इंजीनियर ML शेखरी और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अवतार सिंह ओलाक को आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि सरकार के काम में अड़चन हम लोग डालना चाहते हैं। तो उसी अड़चन के रूप में यहाँ पता चलता है कि इन्होंने हत्या कर दी, और केवल इंजीनियर्स की हत्या नहीं हुई बल्कि मजदूरों को भी गोली मार के उनकी भी हत्या कर दी गई थी। अब इस पूरे के पूरे मामले से भयभीत होकर के पंजाब सरकार ने सोचा कि भाई काम रोक ही दो, क्योंकि ये तो काम करने नहीं दे रहे और लोगों की जानें और चली जा रही हैं। इस दौरान जिस समय इस पूरे के पूरे मामले को रोक दिया गया था, तो पता चलता है कि 750 करोड़ रुपए की लागत से इसका एक बड़ा हिस्सा बना था, लेकिन चीजें जो थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। हरियाणा ने अपने हिस्से की सभी चीजें तो पूरी कर ही ली थी यहाँ पर, लेकिन हरियाणा ने अपने हिस्से की चीजें पूरी करने के बाद पंजाब की चीजों का वेट किया, जो कि नहीं हुआ। अब 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर एक फैसला सुनाया कि पंजाब को सतलुज यमुना नदी जोड़ो परियोजना पर काम जारी रखना है और इसे 1 साल के अंदर पूरा भी करना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई, क्योंकि मामला जब नहीं आगे बढ़ रहा था, दिक्कतें चल रही थी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करो, तो पंजाब ने इस मामले में चीजें आगे भी नहीं बढ़ाई, मामले के लिए पहले इंकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए ही समीक्षा याचिका भी दायर कर दी कि भाई आप समीक्षा करो, जिसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और पंजाब ने उसके बाद भी चीजों को आगे नहीं बढ़ाया, काम आगे नहीं बढ़ा। 2004 में फिर शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि पंजाब सरकार को नहर का काम संभालने के लिए अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को नियुक्त कर दिया गया। तो ये यहाँ पर ये काम दिया गया कि ठीक है भाई अब आपसे नहीं हो रहा, तो फिर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सारा काम संभालेगा। अब जब ये मामला सामने आया, तो पंजाब विधानसभा के अंदर 2004 में पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम पारित किया गया। इन्होंने यहां पर पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम पारित करके यह व्यवस्था कर दी कि देखिए जो चीजें हम लोगों के बीच में 1981 में फाइनल हुई थी कि कैसे कैसे नदी का जल बांटा जाएगा, उस मामले को अब हम लोग समाप्त कर देते हैं। अब आगे समझौते के तहत चीजें नहीं चलेगी। हालांकि पंजाब की विधानसभा में यह बिल पास तो हो गया, लेकिन बाद में गवर्नर साहब के पास गया था ये अप्रूवल लेने के लिए। गवर्नर ने अप्रूवल नहीं दिया और भेज दिया उस समय के हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब के पास। हालांकि कलाम साहब ने भी चीजें डिसाइड नहीं की और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई आप देखो ये मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है और क्या ये चीजें वैध हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जवाब दिया और कहा कि देखिए जो ये बिल आप लेकर के आए हैं ये पूरी तरह से अवैध है और गलत है, आपको इन चीज़ों में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और वहीं पंजाब के लिए बोला गया कि भाई आपके पास जो अधिकृत 5376 एकड़ की भूमि है उसको गैर अधिसूचित करने और इसे उसके मूल मालिकों को निःशुल्क लौटाने का भी काम करना है, ये आदेश दे दिया गया। और आदेश देने के साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला गया कि 2017 के अंदर ही कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले पर कायम रहते हुए कहा कि सतलुज यमुना नदी जोड़ो परियोजना का कार्य जारी रहना चाहिए और हरियाणा और पंजाब को किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम भी करना है। तो यानी कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रुख दिखाया कि देखो आपको बीच में डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करना है, जिस तरह से सतलुज यमुना नदी जोड़ो परियोजना की चीजें शुरू हुई थी आपको ये कंप्लीट करना है, किसी भी हाल में आप इस काम को कीजिए। हालांकि सब कुछ कहने के बाद भी ये सतलुज यमुना नदी जोड़ो परियोजना आज भी अधूरी है और अधूरी होने के साथ साथ अलग अलग समय पर अलग अलग विवाद भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो समाधान किस प्रकार से हो सकता है वो बातें हमने बताई हैं आपको, हालांकि लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार इंटरफेयर करती है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ आप आगे वाले समय में देखना होगा। हालांकि इस खंड से आप लोग मुझे एक प्रश्न का उत्तर जल्दी भेज दीजिएगा। सतलुज यमुना नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। यह वर्ष 2021 से पूरी तरह से संचालित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे
और बाकी इससे जुड़ी हुई और चीज़ों को जानने के लिए आप लोग मेरे साथ में स्टडी IQ IAS हिंदी के अलावा जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग अपनी सभी चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं, फाइल्स भी शेयर करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो सारी बातें हो गई हैं। फिर बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।